नमस्कार। कैसे हैं सब। चलो, आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऊर्जा संसाधन, प्रगति का पहिया, एनर्जी रिसोर्स द व्हील ऑफ प्रोग्रेस। ऊर्जा संसाधन प्रगति का पहिया, पारंपरिक बनाम आधुनिक, कोयले के काले धुएं से लेकर सौर ऊर्जा की सुनहरी किरणों तक का सफर करेंगे हम हमारी क्लास में। कहाँ तक करेंगे? कोयले के काले धुएं से लेकर के अंत कहाँ करना है आपको? सौर ऊर्जा की सुनहरी किरणों तक करना है। यदि पढ़ोगे नहीं तो किस्मत कोयले की तरह काली हो जाएगी, और पढ़ लोगे तो सौर ऊर्जा की तरह क्या हो जाएगी? चमक जाएगी। तो क्लास स्टार्ट होगी कहाँ से? कोयले के धुएं से, कोयले के काले धुएं से। खत्म कहाँ करनी है? सौर ऊर्जा की सुनहरी किरणों तक खत्म करेंगे। भारत की स्थिति, हम दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक में से कैसे बन रहे हैं, इसका भी उत्तर हम देंगे। ऊर्जा का भविष्य, क्या हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा हमारी अगली बड़ी ताकत है? जानेंगे इस क्लास में। संरक्षण, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का वास्तविक निर्माण है। तो चलिए करते हैं बिना किसी विलंब के आज हमारी क्लास को। बने रहे हमारी क्लास में और करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन का एक ऐसा टॉपिक जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में स्पेशल आपके लगता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, आपके रिट एसएसटी वालों को भी लगता है, एलडीसी हो, राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा संसाधनों का टॉपिक हमारे लगता है। आज हम विस्तृत जानकारी करेंगे ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के संसाधन क्या क्या है, भारत में इनकी स्थिति क्या है, हमारे राजस्थान में इनकी स्थिति क्या है। इस क्लास को अच्छी तरह से लेने के बाद कोई भी क्लास ऊर्जा की आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, नो बकवास, सीधा काम, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास ऊर्जा के स्रोत। तो बने रहिए हमारे साथ। ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहले आता है कि ऊर्जा होती है, हमारी एनर्जी होती है, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम आपके सामने एक अच्छी तरीके से स्लाइड प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, इस स्लाइड में ध्यान से देखना कि ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार आपका परंपरागत प्रयोगों के आधार पर हम ऊर्जा स्रोत करते हैं। दूसरा हम प्रयोग सतत उपलब्धता के आधार पर करते हैं। तीसरा हम विभाजन उसका उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। पहला जो इसका वर्गीकरण है परंपरागत प्रयोग के आधार पर, वो 2 प्रकार का होता है, परंपरागत ईंधन और एक गैर परंपरागत ईंधन। सतत उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तीसरा हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जो जीवाश्म ऊर्जा होती है आपकी, परमाणु ऊर्जा होती है, हाइड्रो पावर होता है, सौर ऊर्जा होती है और पवन ऊर्जा होती है, जैव ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है। इन पूरी ऊर्जाओं की डिटेल को हम एक साथ आगे अध्ययन करेंगे इनका, कि ये कितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, कितनी मात्रा में नहीं है हमारे भारत में, कहाँ से हमको मिलेगी, कहाँ से हमको नहीं मिलेगी। तो चले आगे चलते हैं ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ध्यान देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इन्हें गैर पारंपरिक या अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और कभी समाप्त नहीं होंगे। परिभाषा याद करने का मतलब कि नवीकरणीय मतलब जिसको हम नवीन कर सकते हैं, रीएन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जिसका रूप हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे हमारी सौर ऊर्जा होती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा होती है, हवा की गति का उपयोग करके टरबाइन द्वारा हम ऊर्जा उत्पादन करवाते हैं, जल विद्युत ऊर्जा होती है आपकी, बहने वाले पानी की ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा कहते हैं, बायोमास ऊर्जा, जैविक कचरे से बनी हुई ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये जो ऊर्जा के प्रकार है, इनका रीएन्यूएबल एनर्जी होती है, इनका हम दूसरे क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप चेंज कर सकते हैं। ये कभी खत्म नहीं होती है। अब सौर ऊर्जा है, कभी सूर्य खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब तक हम रहेंगे, हमारी पृथ्वी रहेगी, तब तक सूर्य भगवान हमारे साथ रहेगा। इसी कारण हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो सौर ऊर्जा से मिलती है। अब आगे चलते हैं हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। परिभाषा इसकी है कि इन्हें पारंपरिक या समाप्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जस्ट उल्टा उसका, इनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है, और एक बार हमने उपयोग कर लिया तो इन्हें पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार जैसे काम में ले लिया तो आप पुनः इनको प्राप्त नहीं कर सकते। पता होगा आपको, जैसे कोयला, कोयले की खदानें निश्चित है, खदान में से आज कोयला हमने एक ट्रक निकाला, कल क्या आप वो एक ट्रक वापस निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, वो कोयला खत्म हो चुका है। आपको दूसरा कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, मिट्टी का तेल होता है, प्राकृतिक गैस सीएनजी एलपीजी होती है, हमारी परमाणु ऊर्जा ईंधन जैसे यूरेनियम और थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में आज प्रचलित है। ये जो प्रकार होते हैं ऊर्जा की, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब पुनः इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, एक दिन ये भंडारण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
एक दिन ये भंडारण क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्लास को स्किप मत करना, आगे पूरी डिटेल बताएंगे हम। इंसान खुद को ऊर्जावान समझे तो पहाड़ चीर सकता है। एक शायर ने कहा है कि इंसान खुद को ऊर्जावान समझे तो पहाड़ चीर सकता है, और अगर ऊर्जा के संसाधनों को समझे तो दुनिया संवार सकता है। मतलब खुद को हम, अपने आप को हम ऊर्जावान एनर्जेटिक समझेंगे तो हम पहाड़ को चीर सकते हैं, मतलब हमारी प्रतियोगी परीक्षा को हम सफल कर सकते हैं। और यदि हम ऊर्जा संसाधनों को समझ गए तो हम इस दुनिया को संवार सकते हैं। अब देखो अन्य जो वर्गीकरण आता है हमारा प्रयोग उत्पत्ति के आधार पर, देखो एक होते हैं पारंपरिक स्रोत और एक होते हैं आपके गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, आधुनिक तकनीकी के साथ विकसित, जैसे सौर, पवन और ज्वारीय ऊर्जा। देखो जो पारंपरिक का मतलब होता है जो परंपरा से चले आ रहे, सदियों से हमने जन्म लिया वहां से पहले से जिनका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं वो होते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे सूर्य हमारा, कोयला है, पेट्रोल है, बड़ी जल विद्युत परियोजना। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो अभी वर्तमान में आधुनिक तकनीकी, जैसे सौर प्लेटें, पहले नहीं थी सौर प्लेटें, अब हमने सौर प्लेटें बनाई, सौर ऊर्जा को हमने ऊर्जा के रूप में चलाया, पवन ऊर्जा टरबाइनों के साथ ऐसे हम लेते हैं, ये होती है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। मतलब समझ के परंपरा वाली क्या होती है, पुराने जमाने से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उन्हें बोलते हैं पारंपरिक, मतलब परंपरा से चली आ रही है। और गैर पारंपरिक मतलब जो तकनीकी टेक्निक अभी विकसित की हमने, उस टेक्निक से ही विकसित हुई, उसे बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एक होती है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और एक होती है आपकी द्वितीय ऊर्जा स्रोत। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सीधे डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त होने बोलते हैं प्राथमिक, जैसे कोयला व प्राकृतिक गैस। द्वितीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जो प्राथमिक ऊर्जा के प्रसंस्करण से बनते हैं, जैसे बिजली। बिजली किससे बनती है, हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलती है। बिजली या तो कोयले से बनाएंगे या हम पानी से बनाएंगे, जल से बनाएंगे, तो बिजली क्या होगी, द्वितीय। और प्राथमिक में क्या हो गया, जो डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त होता है हमें, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, सीएनजी होगी, एलपीजी आपकी होगी। और द्वितीय ऊर्जा भी ऊर्जा होती है जो प्राथमिक ऊर्जा के प्रसंस्करण से बनती है। अब जैसे बिजली, अब हम बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक आता है कोयला। सबसे पहले आता क्या आता है, कोयला आता है, कोयला पढ़ेंगे, ठीक है। कोयले के बारे में कहा गया है कि कोयला, पढ़ाई में ध्यान दे लो आप सभी, पढ़ाई में ध्यान दे लो आप सभी, वरना किस्मत कोयले जैसी काली हो जाएगी। पढ़ाई में ध्यान अभी दे लो, नहीं तो किस्मत आपकी है ना वो कोयले जैसी काली हो जाएगी। और पढ़ाई में ध्यान दे लिया तो कैसी होगी आपकी किस्मत पता है, हीरे के समान चमकने लग जाएगी, दुनिया आपको देखेगी, डायमंड बन जाओगे आप। चलते हैं हमारे कोयले की तरफ। देखो कोयला क्या होता है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे पौधों और वनस्पतियों पर उच्च तापमान और दबाव के कारण बनता है। कोयले की गुणवत्ता और उसमें मौजूद कार्बन की मात्रा, नमी और तापीय क्षमता के आधार पर तय की जाती है कि कोयले में एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो कोयले का है कि बीता हुआ कल, कोयले का काला धुआं और थर्मल पावर का शोर, सुनहरा भविष्य, सौर ऊर्जा की सुनहरी किरणें और स्वच्छ वातावरण, सफर प्रदूषण से पर्यावरण की सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम। तो हम हमारा सफर शुरू करते हैं। कोयले की पूरी डिटेल आज हम बताएंगे आपको। कोयला क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, भारत में कहाँ निकलता है, राजस्थान में कहाँ निकलता है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, और कोयला यदि नहीं होगा तो हमारी प्रकृति में हमारे साथ क्या हो जाएगा। देखो गुणवत्ता के आधार पर कोयले को हम 4 भागों में बांटते हैं। पुरानी क्लास में हमने पढ़ा है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी आपका एंथ्रेसाइट है। सबसे हाई किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। देखो सर्वोच्च गुणवत्ता यह कोयले का सबसे परिपक्व और सर्वोत्तम प्रकार है। क्या है, परिपक्व और सर्वोत्तम प्रकार है। कार्बन की मात्रा 86% से लेकर के 87% होती है। कितनी होती है कार्बन की मात्रा इसकी, 86 से लेकर के 87% इसकी कार्बन की मात्रा होती है आपकी, ठीक है। कोयले की मात्रा होती है 86 से लेकर 87% की मात्रा होती है। याद रखना, इसको जरूर याद कर लेना आप, 86 से लेकर के 97% कोयले की मात्रा होती है। अब बात करेंगे हम इसकी कोयले को जो प्रकार है आगे। विशेषता क्या है एंथ्रेसाइट कोयले की, ये कठोर होता है, काला होता है, चमकदार होता है, जलने पर ये बहुत कम धुआं और कम राख छोड़ता है। मतलब इसमें नमी की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा कम होगी तो आसानी से जल जाएगा, धुआं भी कम निकालेगा। उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका, उपयोग होता है आपके मुख्य रूप से घरों को गर्म करने और धातु उद्योगों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। भारत में क्या है, भारत में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर में।
भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो आपकी इंडिया का मैप देखोगे तो ऊपरी ऊपर आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख मिलेगा आपको। मैप की सहायता से पढ़ना सीखना चाहिए। ज्योग्राफी को किससे पढ़ना, आपको मैप से। आगे हम दिखाने के मैप भी दिखाएंगे आपको अच्छी तरीके से। आपके लिए एक अच्छी जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी मेहनत करके क्लास लेकर के आए आपकी तरफ से, कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्लास पढ़ने के बाद ऊर्जा संसाधन के लिए तो कोई आपको दूसरी क्लास पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है। भारत में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला हो गया, सबसे बढ़िया कोयला होता है, 86-97% जो कार्बन होता है बिना धुएं के जलता है, और भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। दूसरा कोयला देखो क्या आता है, बिटुमिनस। जो दूसरा कोयला था बिटुमिनस होता है आपका, मध्यम गुणवत्ता होती है। मध्यम गुणवत्ता सबसे अधिक उपयोगी यही कोयला होता है। ये सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कोयला है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 45% से लेकर के 86%। याद रखना, 45% से लेकर के 86% कार्बन की मात्रा होती है। विशेषता क्या होती है इसकी, ये काला होता है, सघन होता है और कठोर कोयला होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट कोयला। इसे हम सॉफ्ट कोयला भी कहते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका, थर्मल पावर प्लांट, बिजली उत्पादन, स्टील उत्पादन, कोक बनाने में कर सकते हैं। हमारे जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं प्रतियोगिता में ये आते हैं कि बिटुमिनी कोयले का निम्न में से कौन सा उपयोग है। थर्मल पावर प्लांट में होता है, सटीक स्टील उत्पादन, कोक बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ये होता है आपका बिटुमिनी कोयला। बिटुमिनी कोयले की विशेषता, ये काला, सघन और कठोर होता है, इसलिए इसे सॉफ्ट कोयला कहते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला लगभग 80% कोयला यही है। मतलब कि पूरे भारत में बिटुमिनी कोयला ही 80% कोयला तो बिटुमिनी पाया जाता है 4 किस्मों में से। हमारा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में मिलता है। आगे हम इनके खाने भी बताएंगे कि झारखंड में कहाँ मिलता है, उड़ीसा में आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हम क्लियर करके जाएंगे आज। आगे देखो लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट का मतलब होता है कम गुणवत्ता भूरा कोयला। ये होता है कम गुणवत्ता होती है, भूरा कोयला होता है। इसे हम ब्राउन कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्राउन कोयला कहते हैं। प्रश्न आ सकता है ब्राउन कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। कार्बन की मात्रा होती है इसके अंदर 25% से लेकर के 35%। नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये कम गर्मी देता है। भाई जल ज्यादा होगा, वही बात है। साधारण से लैंग्वेज में बता दूं आपको कि हम रसोई घर में हमारी माताएं जब चूल्हा जलाती है तो वहाँ पर गीली लकड़ियाँ जब होती है तो क्या जल जाती है, क्या आसान से नहीं जलती है, धुआं देती है, वो जलती नहीं है, हिट भी नहीं देती है। एक वो वही बात है, इस कोयले में पानी ज़्यादा होता है, जल नहीं पाता, गर्मी कम देता हमको। मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में काम में ले लेते हैं, थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर काम आती है, ठीक है। अब आता है भारत में राजस्थान के पलाना क्षेत्र के अंदर, राजस्थान का जो पलाना क्षेत्र है वहाँ मिलेगा, तमिलनाडु के नेवेली में मिलेगा, तमिलनाडु का नेवेली इंपॉर्टेंट है, और जम्मू कश्मीर के अंदर ये कोयला पाया जाएगा। अब आगे देखते हैं पीट। सबसे निम्न गुणवत्ता कोयला है पीट आपका। ये कोयले के निर्माण का पहला चरण है जो पूरी तरह से कोयला नहीं बना होता है। मतलब कि पूरी तरह से कोयला नहीं बना होता है, वो विज्ञान वाली बात भ्रूण अवस्था मानते हैं ना, इसको हम भ्रूण स्टेज मान सकते हैं। भी ये भ्रूण अवस्था में पड़ा होता है हमारा पीट कोयला, भ्रूण अवस्था में होता है। अभी छोटा चूजा है, बच्चा है, मुन्ना है, इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। बताएंगे कैसे बनेगा ये भी। कार्बन की मात्रा होती है 40% से लेकर के 55% तक। इसमें नमी बहुत अधिक और दोहा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये लकड़ी की तरह जलता है। किसकी तरह, लकड़ी की तरह जलता है। उपयोग क्या होता है इसका, औद्योगिक उपयोग कम है, कभी कभी ईंधन के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, पीट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। याद इतना ही करना है। सबसे अच्छी किस्म किसकी है, एंथ्रासाइट की। सबसे कम किस्म किसकी है, पीट की किस्म की, ठीक है। अब आप इस देखो, हमने मैप भी तैयार किया आपके लिए, अच्छी तरीके से मैप बनाए आपको। कोयला है ना, वो कैसे बनता है हमारा, बहुत जो हमारे जीवाश्म दब के नीचे पेड़ पौधे दब जाते हैं, वो पृथ्वी के अंदर दाब्स आते हैं, ताप्स आते हैं, फिर पीट कोयला बनता है। पीट कोयले के फिर और प्रेशर लगता है धरती का, तो बनता है लिग्नाइट बनता है। लिग्नाइट को और ताप से आता है तो बिटुमिनी बनता है। बिटुमिनी जब और ताप से आता है तो क्या बनता है, एंथ्रासाइट बनता है। और बता सकते हो कि एंथ्रासाइट जब और ताप सेगा, दाब सेगा तो क्या बनेगा, बता सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। वो बन जाएगा डायमंड, हीरा बन जाएगा। कैसे बनता है, आप भी बन सकते हो। कैसे, जब आपके ऊपर परिवार का, समाज का चारों तरफ से प्रेशर लगता है, जब आपके ऊपर दाग लगता है ना, तब आप निकल के बाहर आते हो डायमंड की तरह। जैसे अभी आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ऊपर घर वालों का दबाव है, समाज वालों का दबाव है, रिश्तेदारों का दबाव है, तो आप क्या करते हो, दाब से आते हो, ऊपर आते हो, निखर करके हीरा। उसी प्रकार से जमीन में से जीवाश्म क्या होते हैं, दाब से करके ऊपर आते हैं कोयला, पीट कोयला बना करके। अब देखो मैं आपको ये हमारा जो ये दिखाता हूँ, इसमें देखो क्या है, अच्छी तरीके से देखना इसको। जीके इसको पढ़ेंगे हम मैप की सहायता से, क्योंकि मैप से अच्छी तरीके से आसान होता है।
ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप को पहले माइंड में सेट करना सीखो। मैप पढ़ने के बाद में अच्छा नहीं से तैयार हो जाता है, हमारा एरिया रटने नहीं पड़ते हैं हमको। देखो भारत में प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, दिखाई दे रहा है सबको। सबसे पहला आता है झारखंड। झारखंड में 4 जगहों पर आपको कोयला मिलेगा। झारिया है, बोकारो है, गिरिडीह है और एक करणपुर होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में मिलेगा रानीगंज में मिलेगा, वीरभूम में मिलेगा, सोहागपुर में मिलेगा और बरजोरा में मिलेगा। उड़ीसा में कहाँ मिलता है, तलचर है, संबलपुर है, ईब नदी घाटी के अंदर मिलेगा। अब आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर मिलता है सुहागपुर में है, कोरबा में है, सोनहट में है, भिक्षापुरा में है और सेंधगढ़ में मिलता है। अब आता तेलंगाना। तेलंगाना में आपको मिलेगा गोदावरी घाटी, सिंगेरिनी के अंदर मिलेगा। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा, उमरिया में मिलता है, सिंगरौली में मिलता है। देखो 2 नाम है, एक तो सिंगरौली है और एक सिंगरेनी है। दोनों नाम कंफ्यूज करने वाले, एग्जामिनर ऐसे ही नाम आपको देता है। सिंगरौली याद रखना एमपी में पड़ती है और सिंगरेनी नाम याद रखना आप तेलंगाना के अंदर पड़ती है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा आपका वृद्धा घाटी के अंदर और कोमटी बांद्रा के अंदर पड़ेगा। एक बार आप इस मैप को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस मैप को 3-4 बार आप पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। मैप की साथ जब याद करोगे तो दिमाग के अंदर मैप की इमेज बैठा हुआ और देखो तुरंत झारिया नाम आया, दिमाग चलना चाहिए, शाबाश झारखंड के अंदर ये तो, ठीक है। इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो चलो अब बताएं कोयले के बाद में पेट्रोलियम पर बात करेंगे हम, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला गहरे रंग का तेलीय तरल है। तरल तो इसे हम बोलते हैं काला सोना, ब्लैक गोल्ड इसे कहते हैं हम, क्योंकि कमाई सबसे ज्यादा पेट्रोल से होती है। वैसा सोना अभी उछाल पर है ना, उसी प्रकार पेट्रोल से भी ज्यादा कमाई करते हैं। काला सोना कहते हैं लाखों वर्षों में चट्टानों से दबे कार्बनिक पदार्थों से बना जीवाश्म ईंधन आपका, जिसे बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ये मुख्यतः रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है इसमें, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है जिसका उपयोग किसमें करते हैं, ईंधन में करते हैं, रिफाइनरी उत्पादनों में करते हैं, प्लास्टिक जैसे औद्योगिक उत्पादनों में करते हैं, निर्माण प्रमुख होते हैं। देखो पेट्रोलियम के प्रमुख पहलू, उत्पत्ति और गठन। उत्पत्ति कैसे होती है देखना, ये एक समुद्र या झीलों में, ध्यान रखना समुद्र या झीलों में दबे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों पर उच्च ताप और दाबों के कारण लाखों वर्ष में बनता है। पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तभी तो कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, देश को बचा लो भाई साहब। पेट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा में खपत कर रहे हैं, एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा और हमारी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। अब आता है निष्कर्षण। इसे ड्रिलिंग कुएं के माध्यम से पृथ्वी की पपड़ी से निकाला जाता है। पपड़ी का मतलब परत से निकाला जाता है, ठीक है, नीचे की परतों से निकालते हैं इसको हम। ड्रिलिंग समझते हो, कुआं खोदते हैं खेतों में, ट्यूबवेल वगैरह खोदते हैं, ड्रिलिंग बस कुआं खोदा और वहां से हमने क्या निकाला इसका पेट्रोल। ऐसे नहीं पेट्रोल सीधा निकल गया, पेट्रोल सीधा नहीं निकलता, कच्चा माल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, फिर वो रिफाइनरी में जाता है, फिर वहां पर शोधन होता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको रिफाइनरी कहाँ कहाँ है हमारे भारत में, पूरा चैप्टर एकदम क्लियर लेकर के आए हैं आज हम, पूरी डिटेल ऊर्जा संसाधन की, ठीक है। देखो परिष्करण बोलते हैं, क्या होता है, रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइंड आता है रिफाइंड सोयाबीन तेल, उसी प्रकार इसको हम रिफाइन करेंगे अभी हम। देखो कच्चे तेल को रिफाइनरी में परिष्कृत किया जाता है। क्या करते हैं, कच्चे तेल को रिफाइनरी में परिष्कृत करते हैं। इसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और तार जैसे उत्पाद अलग है। तार वायर मत मान लेना, तार लाइट वाला तार नहीं है ये होता है जो डामर वगैरह देखो सड़कों पर, वो होती है कोल तार, वो होती है कोल तार। तो परिष्करण करने से कच्चे माल का हम परिष्करण करेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे, हमारा पेट्रोल बनाएंगे। देखो उपयोग, देखो उपयोग होता है, सबको पता है पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं। पेट्रोल और डीजल मुख्य ईंधन के रूप में काम आता है। प्लास्टिक, कीटनाशक, उर्वरक और दवाई में काम आता है। ऊर्जा, बिजली उत्पादन में काम आता है ये ईंधन आपका। भारत में पेट्रोलियम, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ निकलती, तेल रिफाइनरी, भारत की पहली जो तेल रिफाइनरी है वो डिगबोई में स्थापित की गई थी, असम में। असम में है डिगबोई, प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। असम के डिगबोई में पहली तेल रिफाइनरी हम स्थापित कर चुके हैं। कहां पर कर चुके हैं, असम के डिगबोई में पहली तेल रिफाइनरी हम स्थापित कर चुके हैं। 1901 में स्थापित हुई थी, जो भारत के प्रमुख पेट्रोलियम संसाधनों में से एक है, जो भारत के प्रमुख पेट्रोलियम संसाधनों में से एक है। पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, देखो इसके निष्कर्षण और उपयोग से ग्रीन हाउस गैसें निकलती है। क्या निकलती है इसके, इसका निष्कर्षण होता है और उपयोग होता है तो ग्रीन हाउस गैसें निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और पर्यावरण के लिए बहुत डेंजर, हानिकारक होती है,
ठीक है। अब आती है भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएं कहाँ कहाँ है। ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है हमारे लिए। पहली फैक्ट्री है जामनगर रिफाइनरी, गुजरात में जामनगर में रिफाइनरी खोली गई रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित। भारत की जो रिलायंस कंपनी है ना, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा संचालित कहाँ है, जामनगर रिफाइनरी गुजरात। ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी, ध्यान देना, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थित है, जामनगर रिफाइनरी गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात। असम डिगबोई वाली पढ़ा दी अभी हमने, भारत की सबसे पुरानी और पहली रिफाइनरी है असम डिगबोई वाली। क्या है, भारत की सबसे पुरानी और पहली रिफाइनरी है, जिसे हम तेल का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम तेल का शहर भी कहते हैं। अगली तीसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL की रिफाइनरियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL की रिफाइनरियां हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, बरौनी बिहार में है, गुजरात के बड़ोदरा में है, पानीपत हरियाणा में है, पारादीप ओडिशा में है, गुवाहाटी असम में है, बगईगांव असम में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इन नामों को 2-3 बार आप पढ़ना, याद हो जाएगा, नामों को पढ़ना याद हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा हमको सफल करनी है, अपने माँ बाप के सपने हमको पूरे करने हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है। स्किप करना, रील देखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना हमको पड़ेगा। माँ बाप के सपने हमें पूरे करना है, उनकी सुबह उठते उनकी आंखों में आंख मिलाकर देखना कि वो क्या सपने संजो कर रखे हुए हैं हमारे लिए। इसलिए भाई साहब पढ़ना आपको पड़ेगा। अगले आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी देखो, मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से मिलती है। भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरियां, BPCL कंपनी है ये, भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी मुंबई के माहुल गांव में है, कोच्चि के केरल के अंदर पड़ती है आपकी, कोच्चि केरल के अंदर है ना, वहां पर। एक अन्य रिफाइनरी है, छोटी मोटी रिफाइनरी और है, देखो एक आती है मंगलोर रिफाइनरी, कहाँ पर है, कर्नाटक में पड़ती है। एक आती है बठिंडा कहाँ पड़ती है आपकी, पंजाब में पड़ती है। बठिंडा कहाँ, पंजाब में रिफाइनरी है। एक आती है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, कहाँ पड़ती है, बाड़मेर के राजस्थान के अंदर पड़ती है। अब इसके मुख्य तथ्य देखो क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ लिया आपको परीक्षा में कि सबसे बड़ी, RPSC के बदलते नए अंदाज के हिसाब से RPSC कुछ भी पूछ सकती है भाई साहब, कोई पता नहीं है इस RPSC का कैसे प्रश्न बना सकती है। लेकिन हमको क्या रहना है, तत्पर, RPSC से हमें डटकर मुकाबला करना है। कैसे प्रश्न दे दिया RPSC हमें घबराना कतई नहीं, क्योंकि हम पूरा निचोड़ ऊर्जा संसाधन का पूरा चैप्टर हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपके पास। सबसे बड़ी है जामनगर गुजरात में है, सबसे पुरानी आपकी है डिगबोई असम में है। उत्पादन, भारत में कच्चे तेल के मुख्य भंडार कहाँ है, मुंबई हाई, असम, गुजरात और राजस्थान में है। उत्पादन कच्चा तेल कहाँ निकलता है, मुंबई में निकलता है, असम में है, गुजरात और हमारे राजस्थान में भी निकलता है। बाड़मेर जैसलमेर इधर वाला तो बेल्ट है ना पूरा हमारा, पश्चिम साइड वाला इधर निकलता है। देखो अब आते हैं आपके पास प्रमुख तेल उत्पादक राज्य, राजस्थान है, गुजरात है, असम, वही जो कच्चे तेल जहाँ मिलेगा वहाँ तेल उत्पादन मिलेगा आपको, ठीक है। भारत में मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ का, देखो मुंबई हाई, अरब सागर, मतलब अरब सागर, बंगाली खाड़ी एक तरफ, अरब सागर इस तरफ, तो मुंबई के सहारे, तो मुंबई का बॉर्डर आप मैप देखना इंडिया का, इंडिया मुंबई के पास में अरब सागर मिलेगा आपको। तो ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, जो मुंबई तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब मुंबई के बॉर्डर से 160 किलोमीटर दूर आपका स्थित है मुंबई हाई, अरब सागर, वहां पर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है आपका। दूसरा असम क्षेत्र बताया था, असम के अंदर कौन कौन से हैं, डिगबोई है, नाहरकटिया है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान और रुद्रसागर लकवा है। क्या होता है, डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरान है और रुद्रसागर लकवा होता है। देखो बिजली किससे बनती है पता है, बिजली हमारे पानी से बनती है, कोयले से बिजली बना सकते हैं। मतलब कि एक बिजली के बारे में शेर मुझे याद आ गया कि इश्क की बिजली, किसकी बिजली, इश्क की बिजली जब गिरती है तो कोई फ्यूज काम नहीं आता। इश्क की बिजली जब गिरती है तो कोई फ्यूज काम नहीं आता, और जब सरकारी बिजली का बिल आता है तो इंसान को कुछ और नजर नहीं आता। आप समझते हो, जब हमारे ऊपर जब इश्क की बिजली गिरती है ना तो कोई फ्यूज काम नहीं आएगा भाई साहब। लेकिन जब हमारे घर सरकारी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ना, सरकारी बिजली का खत हमारे घर आएगा ना, तो हमें कुछ और नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगी, प्रसन्नता, खुशी, मग्न, उत्साह, उल्लास नजर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं हमारी क्लास की ओर। गुजरात बेसिन पड़ता है, गुजरात में अंकलेश्वर खंबात की खाड़ी के अंदर है, कलोल नौगांव में है, मेहसाणा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र आपके। राजस्थान में
बाड़मेर जिले में मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम आदि क्षेत्रों में बड़ी खोज की गई। ये नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेटे में भी आ चुके हैं। जिनके राजस्थान का लगता है ना भूगोल ज्योग्राफी, उसमें भी आता है, और जिनका इंडिया का लगता है इंपॉर्टेंट है। मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्य है आपके। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन, ये नदी है हमारी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी, इनके बीच में जो बेसिन बनता है ना, वहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में भी तेल और गैस के प्रमुख भंडार कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस के क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। मुंबई हाई महाराष्ट्र तट के पास स्थित है, जो भारत के महत्वपूर्ण तेल और गैस उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। त्रिपुरा, यहां से देश में महत्वपूर्ण मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। असम, डिगबोई और अन्य क्षेत्रों के साथ यह एक पुराना उत्पादक क्षेत्र है। तो 3 जगह होगी ना, मुंबई हाई होगी, त्रिपुरा होगी, असम होगी, राजस्थान हो गया। याद करो साथ साथ, मुंबई हाई, त्रिपुरा, असम, राजस्थान। कमेंट्स में लिखो मुंबई हाई, त्रिपुरा, असम, राजस्थान। मुंबई हाई, त्रिपुरा, असम, राजस्थान। कमेंट में लिखो जरूर, मुंबई हाई, त्रिपुरा, असम, राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में भी गैस के संसाधन मौजूद है। अब आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडार पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है आपका समुद्र के नीचे। प्राकृतिक गैस, अब आती है प्राकृतिक गैस। देखो क्या होती है प्राकृतिक गैस, मुख्य रूप से मीथेन, मतलब CH4 का मतलब होता है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से बंद बना के रखता है। सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में। ये आपके हमारे जो कोई काम तो आता नहीं, लेकिन याद करना जरूरी है। छोटे क्लास का बच्चा पूछ ले हमको, 8वीं क्लास का बच्चा पूछ ले, भाई साहब CH4 क्या होता है, क्या उत्तर देंगे? यदि आता तो बता देंगे, नहीं उत्तर क्या होगी नहीं बताएंगे। इसलिए CH4 क्या होता है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से बंद बनाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? बिजली उत्पादन में होता है, ऊर्जा कारखानों में होता है, और घरेलू ईंधन, घर में का मतलब CNG लेते हैं, LPG लेते हैं के रूप में किया जाता है। मिस्टेक होगी इसमें, PNG लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको आप LPG कर लेना। CNG और LPG या पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी हो सकता है, PNG भी हो सकता है। ओके ठीक है। भारत सरकार के द्वारा पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से इसकी आपूर्ति को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। मतलब कि पाइपलाइन शहरों में तो स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे भी स्टार्ट नहीं हुई है। पाइपलाइन से घर घर में कनेक्शन से हम LPG सिलेंडर बना के लाते हैं, घर में लाते हैं। वो क्या शहरों में तो अभी पाइपलाइन डलवा दी विस्फोटक होने से डरते हुए। हमारे भी ये काम चालू है, हुआ नहीं, हो जाएगा ठीक है। परमाणु ऊर्जा, अब देखो परमाणु ऊर्जा ये वेरी इंपॉर्टेंट है आजकल। परमाणु ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। परमाणु ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखो परमाणु ऊर्जा क्या होती है आपकी, हम बताएंगे आपको परमाणु ऊर्जा क्या होती है। परमाणु ऊर्जा होती है कि परमाणु ऊर्जा परमाणु के नाभिक से प्राप्त एक उच्च घनत्व वाली ऊर्जा होती है, जो मुख्य रूप से परमाणु विखंडन के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम 235 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु का विखंडन होता है, मतलब कि फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, तो टूटने से बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उसे बोलते हैं हम परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम 235 परीक्षा में आएगा, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ये एक स्वच्छ कम कार्बन उत्सर्जन वाला ऊर्जा स्रोत होता है, जो भारत की कुल बिजली में, हमारी भारत की 100 यूनिट बिजली है ना, तो 3 यूनिट बिजली तो हम यूरेनियम से प्राप्त करते हैं। मतलब 3% योगदान आपका यूरेनियम का, बेस्ट इंपॉर्टेंट। अब आती है परमाणु ऊर्जा के मुख्य बिंदु। कार्यविधि देखो, रिएक्टरों में परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रतिक्रिया चेन रिएक्शन से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदला जाता है। रिएक्टरों में क्या होता है? परमाणु विखंडन की चेन रिएक्शन से उत्पन्न ऊष्मा होती है, उसका उपयोग करके पानी को भाप में बदलते हैं। सुना ना, पानी से बिजली कैसे बनती है? पानी को पहले भाप में बदलना पड़ता है भाई साहब, और पानी को भाप में बदलने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए। घर में भी जब हम एक गिलास पानी गर्म करते हैं तो उसको थोड़ी बहुत हीट दें, तब जाकर भाप बनती है। तो सोचो कि समुद्र के अंदर पानी को ऊष्मा लेने के लिए हमें कितनी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। उतनी ऊर्जा लाएंगे कहाँ से हम? वहाँ पर गैस कनेक्शन थोड़े ना जला देंगे हम ऊष्मा ले, नहीं। यूरेनियम 235 का विकिरण करवाया जाता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है और वो भाप बन जाती है। और भाप से क्या होता है? टरबाइन चलते हैं, और टरबाइन चलाकर क्या बनती है? बिजली उत्पादन होता है। भारत में इसकी स्थिति देखो, भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके रावतबाठा में है, काकारापारा में है, तारापुरा में है, केगा है, कलपकाकम में है, कुडनकुलम में है, और नरोरा के अंदर पड़ता है। 24 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है भारत के अंदर, जिनकी क्षमता कितनी है? अभी 8000 प्लस मेगावाट की क्षमता है भाई साहब। नियामक संस्था देखो, भारत में परमाणु ऊर्जा का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब NPCIL। एन का मतलब न्यूक्लियर, P माने पावर, C माने कॉर्पोरेशन, I माने इंडिया, L माने लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इसकी देखरेख करता है।
जनक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। होमी जहांगीर बाबा का नाम बड़े आदर से लेते हैं हम, क्योंकि होमी जहांगीर बाबा एक फिजिक्स के ज्ञाता हैं। इनको हम भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक मानते हैं। इन्होंने सबसे पहले परमाणु से एनर्जी हमको लिखाना सिखाया था। ठीक है, जनक होगी। लाभ देखो, ये जीवाश्म ईंधन की तुलना में बहुत कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। इससे ग्रीन हाउस गैसें कम निकलती है और 24/7 मतलब कि 24/7 पूरे दिन 7 सप्ताह तक बिजली की आपूर्ति कर सकता है। प्रमुख परमाणु संयंत्र भारत में देखो कौन कौन से मेन है। तारापुरा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है एक, तो भारत का सबसे पहला और पुराना है। रावतबाटा राजस्थान में, काकारापारा गुजरात, केगा कर्नाटक, कलपकमा और कुडुंगलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। आरपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन देती है, मिलान वाले क्वेश्चन। रावतबाटा कहाँ है, राजस्थान में है। काकारापारा कहाँ है, गुजरात में है। केगा कहाँ है, कर्नाटक में है। कलपकम कहाँ है, कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इनको याद कर लेना। भारत में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र और खदानें देखो क्या क्या है। भारत में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र और खदानें। यूरेनियम कहाँ में मिलेगा आपको, झारखंड के अंदर मिलेगा। देश में यूरेनियम का सबसे प्रमुख और पुराना केंद्र आपका झारखंड है। जादूगोड़ा के अंदर मिलेगा। पहली यूरेनियम की खदान जादूगोड़ा में खोदी गई थी 1967 के अंदर, 1967 में खोदी गई थी। एक नरवा पहाड़ और तुरम हिड में खोली गई थी। नरवा पहाड़ और तुरम डीह में खोला गया था। भाटीन और भागजाता में खोला गया था। आगे आता आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है तुमुलपल्ले नाम की जगह है। क्या जगह है, तुमुलपल्ले। नाम थोड़े अटपटे लेकिन याद तो करना पड़ेगा। यदि प्रतियोगी परीक्षा फाइट करनी है तो हमें याद करना पड़ेगा। याद कैसे कर लो, याद तो हमें करना ही पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है। तुमुलपल्ले कड़प्पा जिले में स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक जाना जाता है। अन्य क्षेत्र है मेघालय है, राजस्थान है, तेलंगाना और कर्नाटक में भी आपकी खदानें प्रस्तावित हैं। मतलब कि प्रोजेक्ट तैयार हो चुका, खोदी जाएगी तेलंगाना और कर्नाटक में। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, यूरेनियम का खनन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL, यू से यूरेनियम, सी से कॉर्पोरेशन, ये से इंडिया, एल से लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। झारखंड के सिंहभूम शहर जोन में लगभग 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। कितने भंडार मौजूद है, 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। कड़प्पा बेसिन आपका है आंध्र प्रदेश में। देश का लगभग 80% यूरेनियम कहाँ मिलता है आपको, कड़प्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है, कड़प्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में 80% यूरेनियम मिलता है आपको। अब आता है ऊर्जा का भविष्य। देखो ऊर्जा बहुत, एनर्जी है ना, बहुत ही जरूरी होती है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा बहुत ही जरूरी होती है। आप एक अनुमान लगा सकते हो कि यदि पेट्रोल खत्म हो गया, बिजली खत्म होगी, तो हमारा भविष्य कैसा होगा, समझ सकते हो आप। हम ऐसे अंधकार के गर्त में डूब जाएंगे, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हम बिना ऊर्जा के नहीं रह सकते। इसलिए तो कहा जाता है बिजली बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ। मतलब बिजली बचाना सीखो। बिजली नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही हालात हमारी भयंकर हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन, क्या ये पानी से चलने वाला भविष्य का ईंधन है, प्रश्न है। देखो इन प्रश्नों के सब उत्तर हम आगे आपको देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, क्या ये पानी से जलने वाला भविष्य का ईंधन है। परमाणु ऊर्जा, छोटी मात्रा में असीमित शक्ति का भंडार। मतलब परमाणु ऊर्जा छोटा सा होता परमाणु, लेकिन असीमित शक्ति होती, एनर्जी होती, तभी तो समुद्र के पानी को भी गर्म कर देता है और टरबाइन चला देता है वैसा पाप बना करके। अगली बड़ी ताकत, तकनीकी और प्रकृति का बेजोड़ संगम, सौर ऊर्जा। टेक्निक लगाई हमने, सूर्य से ऊर्जा ली और सौर ऊर्जा बनाई हमने। भारत में थोरियम के सबसे बड़े भंडार और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज है। थोरियम तो बहुत काम होता है, ये बिजली वाले में काम आता है थोरियम आपका, और परमाणु विस्फोटक रणनीतिक खनिज है आपकी। थोरियम के मुख्य क्षेत्र देखो, तटीय राज्य। भारत के थोरियम भंडार मुख्य रूप से तटीय राज्यों की मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मोनाजाइट रेत। हम जब रेत वाला मिट्टी वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे मोनाजाइट की इसमें क्या होती है। प्रमुख राज्य क्या उनसे, इसमें केरल आता है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका। तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड और पश्चिम बंगाल आपका प्रमुख राज्य है। भंडारण क्षमता देखो, भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 25% मौजूद है। याद रखना, मतलब कि 1/4 हिस्सा तो भारत लेकर बैठा हुआ है, 25%। तभी तो हम परमाणु ऊर्जा में 1 नंबर पर है, पावर में है। हमको तभी तो गर्व होना चाहिए हमके ऊपर कि हमारे पास थोरियम का भंडार 25% मौजूद है। एटॉमिक पावर जो लगभग 8.5 लाख टन से 10.70 मिलियन टन मोनाजाइट के रूप में अनुमानित है। सौर ऊर्जा के प्रमुख तथ्य, भारत की वैश्विक स्थिति।
यानी भारत की अभी जो चल रही है ना वो सौर एनर्जी बहुत मात्रा में चल रही है। सौर ऊर्जा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चल रही है। सौर क्रांति, भारत आज की दुनिया के टॉप 5 सौर ऊर्जा उत्पादों में शामिल है। मतलब कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का 5वें नंबर पर। पहला नंबर किसका है? पहला नंबर है चीन का। चीन सौर ऊर्जा में पहले नंबर पर है, भारत 5वें नंबर पर है। और भारत के राज्य में राजस्थान जो हमारा राज्य है वो 1 नंबर पर है। मेगा प्रोजेक्ट्स, बादल सोलर पार्क, बादल सोलर पार्क राजस्थान जैसे दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास है। मतलब कि जोधपुर के अंदर है बादल सोलर पार्क, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट यहाँ पर है। लक्ष्य कितना? एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नेतृत्व। ये नारा है सौर ऊर्जा का, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नेतृत्व। देखो सबसे बड़ा पार्क कहाँ है? राजस्थान का भादला सोलर पार्क, जोधपुर, 14,000 एकड़ में फैला है। कितने फैला है? 14,000 एकड़ भूमि फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है आपका। अग्रणी राज्य राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना प्रमुख राज्य है। राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है और तेलंगाना प्रमुख राज्य हैं जहां उच्च सौर विकिरण उपलब्ध है। प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? पीएम कुसुम योजना बहुत ही अच्छी संचालित है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक है, A, B, C। जब हम करंट जी के पढ़ेंगे तो बताएंगे। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है और वन सन का मतलब क्या है? अभी तो बताया था। ऊपर चलो वापिस। वन सन का मतलब एक सूर्य। देखो ये रहा, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया इसने? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सन माने होता है सूर्य, वर्ल्ड माने होता है दुनिया और ग्रिड माने ग्रिड। सन माने पुत्र भी होता है, वो मत मान लेना एक पुत्र नहीं भाई साहब। एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तकनीक क्या है? फोटोवोल्टिक पीवी सेल का उपयोग। प्लेटें होती है आपकी फोटोप्लेटें की, उन पर पीवी सेल का उपयोग करके हम सौर ऊर्जा को सीधी बिजली के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्षमता वृद्धि कितनी है? 2021 में 10 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई, जो साल दर साल लगभग 200% की वृद्धि। मतलब 2021 में 10 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई थी। 21 का आंकड़ा है 10 गीगावाट। तो और हर साल कितनी वृद्धि होती है? 200% की वृद्धि होती है। हर साल कितनी होती है? 200% की वृद्धि होती है। ठीक है, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, और पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? बताऊँ क्या होगा? बताता है मैं जलकर बिजली बनाऊंगा, मैं जलकर राख हो जाऊंगा। सोलर कहता मैं धूप में जलकर बिजली बनाऊंगा। और अगर तुम नहीं पढ़े ना तो पापा जी डंडा लेकर तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे। ठीक है, आगे चलते। देखो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? मतलब पृथ्वी की पपड़ी का वह स्थान जहां सतह के नीचे उच्च ताप, गर्म झरने या वाष्प के भंडार मौजूद होते हैं। इन क्षेत्रों का मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और सीधे हीटिंग जैसे तापमान के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा। देखो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? पुनः रीएन्यूएबल, मतलब कहाँ मिल सकते हैं वो। मुख्य बिंदु ऊर्जा का स्रोत, ये पृथ्वी के भीतर के तप्त मेग्मा से गर्मी प्राप्त करती है। पृथ्वी के अंदर भीतर के तप्त मेग्मा से गर्मी प्राप्त होती है। स्थान, ये अक्सर टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के पास या ज्वालामुखी गतिविधि वाले स्थान पाए जाते हैं। भारत में क्षमता कितनी इनकी? भारत में 381 से अधिक गर्म झरने हैं हमारे। प्रमुख क्षेत्रों में लद्दाख है, पूगा घाटी, लद्दाख में पड़ती है पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है मणिकरण पड़ती है, छत्तीसगढ़ के अंदर ततापानी पड़ती है और पश्चिम तट शामिल है। क्या क्या है? लद्दाख में पूगा घाटी शामिल है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण शामिल है, छत्तीसगढ़ में आपका ततापानी शामिल है और पश्चिम तट आपका शामिल है। अब बात करते हैं भारत में पवन ऊर्जा की। मतलब भारत में पवन ऊर्जा एक प्रमुख, परिपक्व और तेजी से बढ़ता एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मई 2025 तक टारगेट है, मई 2025 तक पूरी हो चुकी है। मई 2025 तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 51.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। मतलब रिकॉर्ड है मई 2025 का। तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान और कर्नाटक प्रमुख राज्य है जहां पवन टरबाइन फार्मों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जहां पवन टरबाइन फार्मों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा की मुख्य विशेषता देखो, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है नागरकोइल मदुरै। नागरकोइल से लेकर के मदुरै तक जो पट्टी है ना आपकी तमिलनाडु में, नागरकोइल स्थान से लेकर मदुरै तक जो पट्टी है उस पट्टी के अंदर पवन ऊर्जा पाई जाती है। गुजरात है, महाराष्ट्र में सतारा से लेकर वनकुशवाड़ी तक है, राजस्थान के जैसलमेर भारत के सबसे प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्र। मतलब कि भारत के दक्षिण साइड में, नीचे वाले साइड में पवन ऊर्जा यहाँ पर मिलेगा आपको। पश्चिम में राजस्थान मिल जाएगी, दक्षिण के नीचे आओगे तो तमिलनाडु है आपका, महाराष्ट्र में ऊपर महाराष्ट्र राजस्थान के पास में गुजरात वाले मिल जाएगी, महाराष्ट्र जैसे। ये याद रखना जिले आपको, ये राज्य याद रखने। सॉरी, भारत में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख बात आती है बायोमास ऊर्जा।
मतलब बायोमास ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र मुख्य रूप से उन राज्यों में जहां कृषि और पशुपालन का विस्तार है। बायोमास का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पास कोई कचरा सड़ गया, खेत के अंदर फसल हुई वो सड़ गई, गल गई, खाद से गला करके बनाते हैं, कोई फल फ्रूट सड़ गए उनसे बनाते हैं। भारत के प्रमुख जो राज्य है, देखो राज्यवार वितरण बताते हैं इसका, ठीक है, राज्यवार। भारत में बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता वाले राज्य निम्नलिखित हैं। पंजाब और यूपी, ये राज्य बायोमास क्षमता में शीर्ष पर है। प्रत्येक में 3 गीगावाट से अधिक क्षमता या मुख्य रूप से धान की पराली और गेहूं के अवशेष का उपयोग होता है। धान की पराली का मतलब होता है कि जब पंजाब है ना, इसमें बहुत मात्रा में ज़्यादा मात्रा में खेती होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, पता है, सतलज आती है, हमारी सरस्वती नदी, घग्गर नदी बहती थी, यहाँ पर भूमि बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ पर बहुत मात्रा में खेती करते हैं लोग, और खेती करते धान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, गंगानगर तो अन्न का कटोरा कहते हैं। तब भी तो कहा जाता है ना, हमारा जो पंजाब है ना, इसमें तो धान की पराली, जो धान की बच्ची कुच्ची होती है ना, जो हम उसको जला करके राख कर देते हैं, उनको गला करके फिर बिजली बनाते हैं। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र क्यों है आपका, गन्ने की खोई से ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब गन्ना शराब बनाई फैक्ट्रियों में, चीनी बनाई, तो गन्ने की जो बच्ची कुच्ची जो कचरा होता है उससे क्या करें, उससे बिजली बनाते हैं वो लोग। गुजरात और एमपी में बनाते हैं, कृषि अवशेषों से बनाते हैं। कर्नाटक और हरियाणा के अंदर बनाते हैं बायोमास। राजस्थान के प्रमुख संयंत्र देखो, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के लिए सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल का प्रयोग करते हैं। विलायती बबूल होती है, छोटी छोटी बबूल होते हैं ना हमारी, ये नीचे घर हमारे पास में, घरों के आसपास में, स्कूलों के आसपास में, या कहीं पर भी गांव में जहाँ कचरा फैला, छोटे छोटे बबूल जिनके तने तो मोटे मोटे नहीं होते, छोटी छोटी पत्तियां होती, छोटे डंडल होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तूड़ी हुई, सरसों की तूड़ी, तूड़ी का मतलब सरसों का पूस, आसान भाषा में सरसों जो करती हैं उसका ढेर लगता है, सरसों तूड़ी कर देते हैं। पदमपुर गंगानगर में है। खातोली टोंक, वही खातोली, याद करो इतिहास, राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था, खातोली के अंदर एक भुजा कट गई थी, राणा सांगा। यह महत्वपूर्ण बायोमास परियोजना कार्यरत है, कोटा और झालावाड़ में होता है। अन्य स्थान है चंदेरिया चित्तौड़गढ़, याद करना है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, सांगरिया हनुमानगढ़ और सांचौर जालोर में भी संयंत्र स्थापित है। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण की। मूल मंत्र आपका देखो, ऊर्जा संरक्षण का मूल मंत्र है, जरूरी है ऊर्जा संरक्षण करनी, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ नहीं होगा, ऊर्जा हमें बचानी पड़ेगी। मूल मंत्र है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का वास्तविक निर्माण है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का वास्तविक निर्माण है। छोटा कदम, एक स्विच बंद करना भी एक नए पावर प्लांट जितना महत्वपूर्ण है। भाई साहब, घर में एक स्विच बंद करना भी एक नए पावर प्लांट जितना महत्वपूर्ण है। हमारी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी को एक अंधेरा नहीं बल्कि रोशन भविष्य देनी है। आज का चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, ऊर्जा संसाधन। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब ये चैप्टर आएगा तो हमने पूरा गहन अध्ययन करके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आपके पास लेकर आएंगे। पुनः इसको देखना, सुनना, समझना, और कहीं पर भी जो भी मिस्टेक हुई है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करना, शेयर करना। जय माँ सरस्वती। कल मिलेंगे अगली क्लास के लिए। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।